राष्ट्रवाद का उदय। भारत में किसका उदय? राष्ट्रवाद का उदय। भारत में किसका उदय? राष्ट्रवाद का उदय। देखो 1857 की क्रांति भी आपा देखियो, लेकिन 1857 की क्रांति के अंदर आप यहाँ कौन गैस कहा कि सब लोग एक उद्देश्य को लेकर लड़े थे, मतलब राष्ट्रवाद की भावना इतनी प्रबल को नहीं। राष्ट्रीय विद्रोह आप क्या वहां, लेकिन मोटा मोटी तौर पर देखा तो राष्ट्रीय विद्रोह के सारा जो गुण है या एलिमेंट है वो मौजूद नहीं थे। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे राष्ट्रवाद को उदय हुई और बिंग बाद में आप आजादी की लड़ाई लड़ी। तो टॉपिक है हमारा राष्ट्रवाद का उदय। इनके अंदर 3 पॉइंट पढ़ांगा, आप 3 पार्ट कर लेवांगा। ठीक है, पहले तो पढ़ेंगे राष्ट्रवाद की कुछ बेसिक बातें, तो बिना आप पढ़ांगा पृष्ठभूमि में। फिर आप पढ़ांगा कि राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण रहे होंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रवाद के परिणाम। राष्ट्रवाद के परिणाम 3 पॉइंट हो जाएगा। सब पहला देखो राष्ट्रवाद पर की पृष्ठभूमि, फिर कारण और फिर परिणाम। तो सबसे पहले हम पृष्ठभूमि देखेंगे कि जिया की टॉपिक का नाम है राष्ट्रवाद, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रवाद वो मतलब की है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि राष्ट्रवाद के तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, तो राष्ट्रवाद तो बहुत इजी है, बताओ दिखाना राष्ट्रवाद को मतलब क्या है। बोलो, हैं बोलो, अब पढ़ा रहे क्या आपको? कुछ लोग सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं, तो बताइए, आपको बताओ क्या होता है राष्ट्रवाद। जातिवाद को मतलब जानो, क्षेत्रवाद को मतलब जानो, भाषावाद को मतलब जानो, तो फिर राष्ट्रवाद का मतलब क्यों कौन जानो? जातिवाद का मतलब क्या है? एक जाति विशेष के प्रति विशेष तरीके का अनुराग। क्षेत्रवाद का मतलब क्या है? क्षेत्र विशेष के प्रति विशेष लगाव। तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या हो गया? राष्ट्र के प्रति विशेष लगाव। एक तो सामान्य लगाव है और एक ये है विशेष लगाव। तो राष्ट्र के प्रति क्या? विशेष लगाव। तो राष्ट्रवाद का मतलब है गुरुजी है राष्ट्र के प्रति विशेष प्रेम। राष्ट्र के प्रति क्या? विशेष प्रेम। विशेष प्रेम वर्ड को नहीं किया अभी तक? हाँ जी, एक तो सामान्य प्रेम होता है, एक होता है विशेष प्रेम। विशेष खतरनाक है। तो यहाँ राष्ट्रवाद का मतलब यही है कि राष्ट्र के प्रति विशेष प्रेम, सामान्य प्रेम नहीं। समझ गए बात? गुरु जी राष्ट्रवाद का ये सामान्य अर्थ तो ये हो गया, एक मोटा मोटी अर्थ ये हो गया। यदि हम परिभाषा के रूप में इसको बुने तो, परिभाषा के रूप में यदि हम बात करें ना, परिभाषा के रूप में, तो आप देखांगा कि अंदर 2-3 चीजें याद रखनी है, क्योंकि कोई भी परिभाषा है बिंग में 3-4 पिन पॉइंट है, मुख्य पॉइंट है, बे परिभाषा माना जरूरी है। पहली बात, एक भौगोलिक सीमा होनी चाहिए, मतलब एक भूखंड होना चाहिए। अपना एरिया ही नहीं है तो फिर कौन सा राष्ट्र? तो राष्ट्रवाद के लिए एक भौगोलिक सीमा होनी चाहिए। भौगोलिक सीमा के अंदर रहने वाला विभिन्न समुदाय होना चाहिए, अलग अलग टाइप का लोग होना चाहिए। वहां सारे समुदाय के वहां सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक एकता की भावना निहित होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ऊपर क्या है? देश। तो बाकी सब चीजें गौण, सब में ये भावना होनी चाहिए। तो मैं 3 चीजें बताइए, इसमें 3-4 चीजें बताइए कि एक क्या होना चाहिए? एक भौगोलिक सीमा। भौगोलिक सीमा का मतलब क्षेत्रफल होना चाहिए, कोई भूमि को टुकड़ो। भौगोलिक सीमा में रह रहे विभिन्न समुदाय, समुदाय भी क्या होना चाहिए? विभिन्न, अलग अलग। और उन समुदायों के बीच क्या? सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक एकता की भावना निहित होनी चाहिए। मतलब इन 3 चीजें हैं। क्या चीज है? एक तो भौगोलिक सीमा होनी चाहिए। भौगोलिक सीमा, अच्छा भौगोलिक सीमा क्या होनी चाहिए? भौगोलिक सीमा के अंदर रह रहे विभिन्न समुदाय होना चाहिए, और बांगे बीच में सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक एकता की भावना होनी चाहिए। तो फिर वो क्या है? राष्ट्रवाद है। ठीक है ना? एक एकता की भावना, राष्ट्र सर्वोपरि है,
राष्ट्र के लिए जीवन जीना है, मरना है राष्ट्र के लिए। अब देखो तत्व कौन से हो जाएंगे, जब परिभाषा आपको आ गई तो मैंने जो अंडरलाइन की है वही राष्ट्रवाद के क्या है, तत्व है। राष्ट्रवाद के तत्व कौन से हैं बताओ। एक तो भौगोलिक सीमा, भौगोलिक सीमा मतलब भूमि को टुकड़ो ना, भौगोलिक सीमा। और क्या होना चाहिए उसके अंदर है रे, विभिन्न समुदाय, और विभिन्न समुदायों के बीच एकता की भावना, यूनिटी। वो एकता कौन सी, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, और कौन सा, आर्थिक। क्योंकि आप कोई भी परिभाषा पढ़ा, चाहे सब्जेक्ट थारो विषय हो, चाहे आप साइकोलॉजी पढ़ो कहीं पढ़ो, बिंग अंदर देड़ आवे कि इनको फलानेगा परिभाषा क्या है और कारक क्या है, तो परिभाषा से ही कारक तो निकाले जाते हैं। कारक बोल दियो, तत्व बोल दियो, एलिमेंट बोल दियो। तो ये तो हमने पृष्ठभूमि में सीख लिया राष्ट्रवाद वगैरह वगैरह क्या है। अब पढ़ेंगे राष्ट्रवाद के उदय के कारण। भाई राष्ट्रवाद उदय के क्या कारण, ऐसे कौन से कारण थे जिस वजह से हमारे भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना और बलवती होती चली गई। तो मैं कारण लिख रहा हूं, बहुत सिंपल है कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण। ठीक है, तो हम इसको भी कई भागों में बांट लेंगे ताकि बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले लिख रहा हूं मैं, सामाजिक और धार्मिक कारण, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण लिख रहा हूं मैं ना, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। ठीक है, नेक्स्ट लिख रहा हूं आर्थिक कारण। कौन सा कारण, आर्थिक कारण। तीसरा लिख रहा हूं राजनीतिक कारण, और नेक्स्ट लिख रहा हूं विदेशी प्रभाव। कौन सा प्रभाव, विदेशी प्रभाव। और फिर पांचवा लिख रहा हूं कौन सा, अन्य कारण। बहुत सिंपल है, अभी तक हम जो पढ़ गए हैं ना उसी को देखना है, कुछ एक्स्ट्रा बातें, बाकी वही है बातें। पहला पॉइंट देखो, पहला क्या लिखो आप, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। ये जस्ट पहला आप टॉपिक पढ़ियो है, बोगे टॉपिक हो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। तो बिंग अंदर आप के पढ़े वो टॉपिक वही तो है कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। क्योंकि अपन ने राजनीतिक अधिकार मांगनो पहला आप समाज सुधार करना पड़से। ठीक है, सामाजिक सुधार आंदोलन तो चला था, तो आपने भारत के अंदर जो चालियो ना, कौन सा वाला, सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन। बिंग अंदर आप कई चीज इसी देखांगा थाने समझ में आजी। तो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के तहत हमें राष्ट्रीय एकता की भावना बलवती हुई कैसे। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने क्या कहा, दयानंद सरस्वती ने स्वदेश स्व की अवधारणा पर बल दिया था ना, स्व की अवधारणा पर बल। चार स्व बताए थे, स्वदेश, स्वराज्य, स्वभाषा और स्व धर्म, मतलब अपना। उन्होंने ये कहा ना कि अपना राज्य है, अपना राज्य कितना भी बुरा हो, बुरे से बुरा हो, और दूसरे पक्ष में कितना भी अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य हो, फिर भी हमारा बुरा वाला अच्छा है। तो उन्होंने स्व की उदाहरण दी। और भारत भारतीयों के लिए ये भी सर्वप्रथम किसने कहा, दयानंद सरस्वती। तो देश के प्रति प्रेम की भावना जगी। तो पहली बात लिख रहा हूं, उन्होंने स्व की अवधारणा, स्व की अवधारणा दी थी। कितने स्व बताए थे, चार। क्या, स्व भाषा, स्व धर्म, स्व देश और स्व राज्य। ये ध्यान रखना, स्व भाषा, धर्म, देश और राज्य। तो अपने देश के प्रति प्रेम हो गया। उसके अलावा दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था, भारत भारतीयों के लिए, भारत भारतीयों के लिए। ये हमने पहले पढ़ रखा है कुछ कुछ बातें, ये सर्वप्रथम कहा था। और ये बात कौन कह रही है, एन बेसेंट कह रही है। दूसरा, दूसरे हमारे तिलक देखेंगे हम लोग, महाराष्ट्र से है ना बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने क्या कहा, तिलक ने हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम के तहत मतलब लोगों में मतलब राष्ट्रवाद की भावना भरने का प्रयास किया। तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी और गणपति महोत्सव स्टार्ट किया था। शिवाजी और गणपति महोत्सव, उस महोत्सव के बहाने लोग इकट्ठे होंगे तो फिर एक राष्ट्र प्रेम की भावना जगेगी। तो तिलक ने महाराष्ट्र में कौन सा, हाँ महाराष्ट्र में शिवाजी और कौन से,
गणपति महोत्सव क्या किए थे, स्टार्ट किए थे ना, शुरू किए थे ना। तो एक तरीको आप कह सका ये जो है, ये जो तीन जो कारण हमने बताए हैं, तो ये सारा किस में आ जाएगा, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण में आ जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे आर्थिक कारण। आर्थिक कारण तो हमने पढ़ रखा है भाई, क्या आर्थिक में क्या पढ़ेंगे हम लोग बताओ। ईस्ट इंडिया कंपनी की ऐसी भू राजस्व नीतियां थी जिसके चलते भारत की जो आत्मनिर्भर भारत था वो व्यवस्था चौपट हो गई। उनका क्या नियम था, अधिक से अधिक टैक्स लेना और व्यापारिक फसल बुआना, उसके चलते हमारे भारत में भूखमरी काल की स्थिति पैदा हो गई, किसान ऋणग्रस्त हो गए और भूमिहीन हो गए। ठीक है, परंपरागत उद्योग धंधे क्या हो गए, नष्ट हो गए। दूसरा, अंग्रेजों ने भारत को कच्चे माल के बाजार और तैयार कच्चे माल के लिए प्रदायक और तैयार माल के लिए बाजार के रूप में उसका यूज किया, तो हमारी यहाँ की देसी अर्थव्यवस्था वो नष्ट हो गई और देश गरीब हो गया। और उसके बाद दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत, तो वो जब लोगों ने धीरे धीरे पढ़ा तो फिर अपने देश के प्रति प्रेम जगा, अंग्रेज बुरे उनको भगाओ ये भावना बढ़ गई। तो ये बहुत इजी है ना। ईआईसी की राजस्व भू राजस्व नीति के चलते उनका क्या था, एक तो कर ज्यादा से ज्यादा वसूलवाना, प्लस व्यापारिक फसल, वो क्या चाहते थे, व्यापारिक फसलों को ज्यादा उपजवाना। इसके चलते क्या परिणाम हुआ, बताओ क्या परिणाम हुआ है, किसान ऋणग्रस्त, ऋणग्रस्त हुए, ऋणग्रस्त होते होते क्या हो गए, भूमिहीन, भूमि बेच दी, नीलाम कर दी। और भारत में अकाल भूखमरी, अकाल और भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई। और क्या ध्यान रखना है, परंपरागत उद्योग धंधे हमारे नष्ट हुए कि नहीं हुए, परंपरागत उद्योग धंधे हमारे क्या हो गए, नष्ट, क्योंकि वहां मशीनीकरण हो चुका था। और क्या हुआ, और देखो ईआईसी ने हमें किस रूप में देखा, ईआईसी ने भारत का यूज किस तरीके से किया, दो तरीके से। कैसे, एक तो कच्चा माल यहाँ मिल जाएगा, तो कच्चा माल का प्रदायक मतलब यहां से कच्चा माल ले गए वहां तैयार करके वापस तैयार माल, तैयार माल यहाँ बेच दिया भारत में, ये क्या हो गया, बाजार। फिर दादा भाई नौरोजी का हमने बताया था, कौन सा सिद्धांत, दादा भाई नौरोजी ने समझाया ना, क्या समझाया है, उन्होंने सिद्धांत दिया कि किस तरीके से धन निष्कासन का सिद्धांत। क्या था धन निष्कासन का सिद्धांत, बोलो, पिछले चैप्टर में ही तो पढ़ा है कि भारत का वह धन जो इंग्लैंड चला जाता है बदले में कोई क्या नहीं मिलता, प्रतिफल नहीं मिलता, कोई रिजल्ट नहीं मिलता। ठीक है, तो वो धन जा रहा है, उसके लिए उन्होंने बताया था ना, इंग्लैंड डेबिट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड एनबर्टिसूल ऑफ इंडिया, उनकी बुक है। और कांग्रेस ने इस सिद्धांत को 1896 की कोलकाता अधिवेशन में स्वीकार किया। ठीक है, तो ये आर्थिक कारणों में ये आ जाएगा, इजी है, मतलब आपको आइडिया तो है, कॉन्सेप्ट है भी कि कौन सा किस में रखना है, कौन सा किस में रखना है, बात तो सारी याद है। अब तीन और बच गए, राजनीतिक, विदेशी और अन्य। राजनीतिक भी हमने 1857 की क्रांति में पढ़ रखा है भाई, तो राजनीतिक कारण कौन से हो सकते हैं, 1857 क्रांति में पढ़ा है ना, वही तो है राजनीतिक कारण। क्या पढ़ा है, भी राजनीतिक कारण उसके चलते हमने कहा कि इंग्लैंड वाले बुरे लोग हैं तो हम इनको भगाना चाहिए, हमारा देश है। तो हमने पढ़ा ना, वेलेजली की सहायक संधि पर था, तो हमारे राज्यों को धीरे धीरे इन्होंने अंग्रेजों ने संधियां करके अपने कंपनी साम्राज्य मिला लिया, इनको पेंशन दे के भेज दिया। तो फिर जब उन्होंने देखा तो ये भी एक कारण हो गया, तो वेलेजली की सहायक संधि प्रथा और डलहौजी की व्यापक सिद्धांत, उनके चलते हमारे राज्यों को अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया था। तो जब बाद में पता चला कि यार देखो अपना ही था सारा सिस्टम, तो अपने देश के प्रति प्रेम जगेगा। इसके अलावा राजनीति में और क्या हो सकता है, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति भी, भले 1857 की क्रांति असफल हो गई,
लेकिन लोगों में बाद में आने वाली पीढ़ियों ने याद रखा कि हमने आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी थी, वो हम सफल नहीं हो पाई, तो हम हमें आज़ाद करना है देश को। इसलिए वो प्रेरणा का स्रोत तो बनी थी। कौन? 1859 की क्रांति। वीडी सावरकर 1907 में बुक भी लिखते हैं। वहाँ 50 साल जब पूरे हो जाते हैं, भी 1859 की क्रांति के 50 साल कब पूरे होंगे? 1907। तो उन्होंने बुक लिखी थी, भारत का प्रथम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम। लोगों ने भी को पढ़ियो तो फिर देश प्रेम जागियो। ठीक है। और क्या है? और है इलबर्ट बिल विवाद। इलबर्ट बिल विवाद क्या है? क्या है? क्या करते हैं न्यायाधीश? क्या करते हैं भारतीय न्यायाधीश? कार्रवाई कर देंगे। देसी भाषा में याद रखो, सिंपल सिस्टम ये हो कि अंग्रेज लोग अब जज सुनता, भाई भारतीयों को न्याय भी अंग्रेज सुनाता, भारतीयों को केस साल के तो अंग्रेज जज सुनता, और अंग्रेजा पर मुकदमा हो गया तो भी अंग्रेज सुनता। तो फिर एक विवाद आया, इलिबरेट बिल विवाद। उन्होंने कहा कि भाई जब अंग्रेज भारतीय लोगों का केस सुन सकते हैं, अंग्रेज जज भारतीय लोगों का केस सुन सकते हैं, तो भारतीय जज अंग्रेजों का क्यों नहीं सुन सकते? हालांकि वो बिल पास नहीं हुआ, लेकिन भारतीय लोगों में एक भावना तो आ गई कि यार ये बात सही है भाई, आपको जब तक कोई बताए, जब तक नहीं बताए, लेकिन तुम्हें कोई बता देगा ऐसा ऐसा है, फिर तुम पकड़ लोगे ना कि भाई सही बात है, ये क्यों नहीं? तो एलिबर्ट बिल विवाद है, उसके चलते भी हमारे राष्ट्रवाद की भावना लोगों में भर गई। तो सिंपल सिंपल कारण है। बताओ 1857 की क्रांति, फिर इलबर्ट बिल विवाद, उसके बाद वेलेजली की सहायक संधि पर था, डलहौजी का डलहौजी का व्यापकगत सिद्धांत, और क्या बताया था? इतना ही है। 1800 क्रांति हो गई, लिबर्टी विवाद हो गया, डलहौजी, और ये सब हो गया क्लियर। फिर हम आ जाएंगे किसमें? विदेशी प्रभाव। विदेशी देखो, विदेशी प्रभाव जो है, विदेशी प्रभाव, विदेशी प्रभाव को मतलब है कि दुनिया की ऐसी घटनाएं जिन्होंने, दुनिया की ऐसी घटनाएं जिन्होंने हमें प्रेरणा दी, बोले तुम भी ऐसा करो। दुनिया की ऐसी घटनाएं जिन्होंने हमें क्या प्रेरणा दी कि भाई तुम भी ऐसा कर सकते हो, जब हम ऐसा कर सकते हैं। अभी तुम प्रेरित होते हो कि नहीं होते हो? यहाँ कर प्रेरित होते हैं ना बच्चे कि ये जब ऐसा कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, और डबल कर सकते हैं हम तो देखो इधर क्या हुआ था, ये देखो इधर ये हुआ था, ये विश्व को मानचित्र है। ये क्या है गुरुजी? यूएसए। यूएसए पर कब्जा कर रखा था किसने? इतना बड़ा देश है, इंग्लैंड ने कब्जा कर रखा था। कुछ और भी कंपनियां थी, लेकिन वर्चस्व किसका था? इंग्लैंड का, छोटा सा देश है। तो अंग्रेज, अमेरिका के लोगों ने वहां बगावत कर दी और इंग्लैंड को वहां से भगा दिया। ये कहलाती है अमेरिका की क्रांति 1776। किसकी क्रांति? यूएसए की क्रांति। इस यूएसए की जो क्रांति है ना, 1776 में हो गई, अमेरिका आजाद हो गया और दुनिया का पहला लोकतंत्र बना अमेरिका। क्लियर? अब क्योंकि देखिए ये है इंग्लैंड, ये छोटा सा देश है, मैं लिख रहा हूं यूके, इसका यहां वर्चस्व था, और इंग्लैंड का हमेशा कंपटीटर रहा था कौन सा? फ्रांस। कौन कंपटीटर रहा था? फ्रांस। ये एक दूसरे के क्या जाने दुश्मन है। जब इंग्लैंड के विरुद्ध अमेरिका के लोगों ने क्रांति की, तो फ्रांस ने अपनी सेना भेज दी किसके पक्ष में? यूएसए के पक्ष में। क्लियर? फ्रांस की सेना वो वहां गई, हेल्प किया, और अमेरिका आजाद हो गया। तो एक तो इस घटना का भारत पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन फ्रांस की सेना वहां गई थी, वो सैनिक लौटकर वापस अपने देश में आए, अपने देश में आए, तो उन्होंने समझा कि यार हमने दूसरों की मदद करके आजाद करा दिया, हमारा राजा है वो भी सुगला ही है। ठीक है। तो वहां फ्रांस के राजा के विरुद्ध फ्रांस की क्रांति हो गई। उसकी वजह यह भी थी जो करा उन्होंने यूएसए से, तो फिर फ्रांसीसी क्रांति हो गई। ये फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? बोलो। 1789। फ्रांस की क्रांति भी, फ्रांस की क्रांति का नारा था, क्या नारा था?
स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। तो आपने पर आ दोनों को प्रभाव पड़ियो। अमेरिका भी, अमेरिका आजाद हो रहा तो हम क्यों नहीं आजाद हो रहे? फ्रांस के लोगों ने क्रांति कर दी, हम क्यों नहीं कर रहे? और खास बात याद रखो, ये तो हमने स्वतंत्रता समानता का जो फ्रांसीसी क्रांति का नारा था, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी हमने शामिल किया, इसको है कि नहीं है गुरु जी? और के बात ही विश्व पटल पर ऐसी घटना जो हमें प्रभावित कर रही है, और ये बात थी कि ये देखो, जापान छोटा सा देश है, ये जापान है ना, जापान छोटा सा देश है ना, ये जापान, जापान छोटा सा देश है। इन्होंने किसको मारा पता है? इन्होंने इतने बड़े देश रसिया को मारा, रसिया को हराया, और फिर जापान ने चाइना को हराया। तो जापान एक बहुत छोटा सा देश है, जिन्होंने किसको हराया? चाइना को हरा दिया, रसिया को हरा दिया। तब हमें राष्ट्र, ये जो विदेशी जो फैक्टर है, इनका प्रभाव हम पर पड़ा। तो हमने कहा भाई कि जब ये छोटे छोटे देश इतने बड़े बड़े देश को हरा रहा है, तो हम तो बहुत बड़ा देश है, इंग्लैंड बहुत छोटा देश है, तो हम भी अंग्रेजों को मारेंगे। ठीक है, तो विदेशी जो प्रभाव है वो कौन सा है? मैं लिख रहा हूं 1776। 1776 क्या? यूएसए की क्रांति। फिर 1789 कौन सी? फ्रांसीसी क्रांति, याद रह जाएगा। उसके बाद है जापान द्वारा, जापान द्वारा क्या किया जा रहा है? जापान दोनों को हरा रहा है। किसको? जापान की विजय किस पर? चीन और रूस, चाइना और रूस। जापान की विजय किस पर? चीन और रूस। ए घटना है, ए घटनापन के प्रभावित कर, प्रमोट करो, बोले तुम भी ऐसा करो। पांचवा कारण कौन सा हो जाएगा? बोलो, अन्य कारण। पांचवा कौन सा कारण? अन्य कारण। और बहुत सारे कारण है, उन्होंने भी राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल किया। और कौन से कारण है भाई? है, बोलो, एक आधा तो बताओ, सब पढ़ रखा है या दिमाग कौन सा है ऑन स्पॉट? कौन से कारण है? और बोलो, किसका कारण है? हाँ जी, बोलो बोलो, जल्दी जल्दी। दिमाग कौन सा है? दिमाग और ये जाडो है जाडो को नहीं, दिमाग सही है, दिमाग लगाओ। तुम सोचते नहीं हो, तुम वहीं रुक जाते हो। रुकना नहीं है, दिमाग घुमाओ। परिवहन और संचार, परिवहन संचार के साधनों का प्रभाव पड़ा। उत्तर भारत के लोग दक्षिणी भारत के, दक्षिणी भारत के लोग पूर्व भारत के, कोई पूर्व का पश्चिम में जा रहे हैं। रेल का जो डेवलपमेंट किया था अंग्रेजों ने, वो कहीं ना कहीं मतलब राष्ट्रवाद की भावना, उसकी वजह से भी हमारे में राष्ट्रवाद की भावना आई। और कि हमारा देश तो एक है। और समाचार पत्र, प्रेस, प्रेस, समाचार पत्रों का विकास। कोई आंदोलन हो रहा, मान लो कोई भी आंदोलन हो रहा है, जैसे ऐसे योग आंदोलन हुआ, तो उन्होंने पत्र पत्रिका और समाज माध्यम कवर किया। तो कहीं भी बैठा आदमी यदि समाचार पत्र पढ़ रहा है, तो उसमें भी खून खोल रहा है, यार मुझे भी मतलब शामिल होना है, अंग्रेजों को भगाएंगे। है कि नहीं है? और ईसाई मिशनरियों का प्रभाव, ईसाई मिशनरी भारत में आ रहे थे और भारतीयों का ईसाईकरण कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उससे भी हम डरे हुए थे कि भैया ये सब का क्या कर देंगे, ईसाईकरण कर लेंगे। इसके साथ साथ हमारा इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा। हमें इतिहास की जानकारी नहीं थी, सारी इतिहास की जानकारी नहीं थी। अंग्रेज जब आए, उन्होंने कुछ संस्थाएं वगैरह स्थापित की, उन्होंने रिसर्च किया, तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा मामला था। तो अपन अपने अतीत अतीत जो हमारा था, बहुत उज्जवल था और बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। तो फिर हमें लगा कि यार हमें जागना चाहिए। है, जैसे आपको बताया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स ने बताया कि जो यूनानी इतिहासकार, जिसको सेंड्रोकोटस कहते हैं, वो तुम्हारा चंद्रगुप्त मौर्य था। और जिसका साम्राज्य है अफगानिस्तान ईरान तक था, पाकिस्तान ईरान अफगानिस्तान, और उन्हें पूरा अफगानिस्तान, आधा पाकिस्तान तो देश में ही ले लिया था। तो फिर लगा कि यार हमें भी करना चाहिए, इंग्लैंड तो बहुत छोटा सा गया है। तो ये अन्य कारण हो जाएंगे। बताओ, प्रेस, किसका विकास? प्रेस का विकास।
परिवहन और संचार, परिवहन और संचार। ईसाई मिशनरी, ईसाई मिशनरी जब आ रहे थे तो हम फिर सोचा कि यार ये गड़बड़ कर रहे हैं। इसके अलावा गौरवशाली अतीत, गौरवशाली अतीत, जो हमारा भूतकाल है ना, वो गौरवशाली अतीत की जानकारी। तो ये तमाम बातें याद रखना है। इसके अलावा आधुनिक शिक्षा, क्या? आधुनिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा अपन मिली तो आप पूरा दुनिया को इतिहास पढ़ियो, सब कुछ पढ़ियो, तो अब पता लगियो कि सब ऐसा चल रहा है। तो हम तो ये सारे कारण है, कौन से बताओ। अब लास्ट तीसरा पॉइंट क्या था? परिणाम। परिणाम क्या है? राष्ट्रवाद को के परिणाम हो, आप आजादी की लड़ाई लड़ी और हम क्या हो गए? आजाद हो गए। अपन के मिल गई स्वतंत्रता, क्या मिल गई? आजादी। आज ही हम देश की एकता, अखंडता, हाँ, देश की एकता, अखंडता और अक्षुण्यता बढ़ाए हुए हैं। तो ये परिणाम, परिणाम मतलब मोटा मोटा आज़ादी मिल गई हमें। तो छोटो सो चैप्टर है, समझ आता रहता है, उसमें ज़्यादा डाटा तो है ही नहीं, बिल्कुल एक मोटी मोटी बातें हैं। फटाफट इसको रिवीजन कर लेते हैं। वापस आज वो चैप्टर के राष्ट्रवाद के बाद में तो आज़ादी की लड़ाई लड़ांगा, ठीक है। तो पहले राष्ट्रवाद भरना है, देश के प्रति विशेष प्रेम भरना है। तो टॉपिक को नाम हो भारत में राष्ट्रवाद का उदय। 3 पॉइंट है, पृष्ठभूमि, कारण, परिणाम। पहला, पृष्ठभूमि, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्र के प्रति विशेष प्रेम। इन परिभाषा के रूप में देखांगा तो देखांगा कि एक भौगोलिक सीमा के अंदर रहने वाले विभिन्न समुदायों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक एकता की भावना। क्लियर है? तत्व कौन से? परिभाषा से आएंगे तत्व, भौगोलिक सीमा, विभिन्न समुदाय और उनमें एकता की भावना। क्लियर? फिर हम पढ़ेंगे कारण। कितने कारण पढ़ेंगे हम? 5। वो ज्यादा बड़ा पॉइंट है। 5 कौन कौन से कारण है? देखो, पहला सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, विदेशी, अन्य, और फिर परिणाम पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले कौन सा पढ़ा? सामाजिक सांस्कृतिक। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से चीजों को लेना है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ तो राष्ट्रवाद की भावना हुई। उसमें हम दयानंद सरस्वती ने कहा कि भारत भारतीयों के लिए, और स्व की अवधारणा दी, स्वदेश, स्वराज्य, स्वधर्म, है ना, स्वभाषा। तो स्व की अवधारणा, स्व मतलब अपना, अपना मतलब, और उन्होंने कहा कि भारत भारतीयों के लिए। तो ये है। उसके अलावा तिलक ने हमारे सांस्कृतिक महोत्सव स्टार्ट किए, तिलक और गणपति महोत्सव। तिलक ने गणपति और शिवाजी महोत्सव। क्लियर? तो ये सामाजिक सांस्कृतिक कारण में आ जाएंगे। नेक्स्ट कौन सा? आर्थिक। आर्थिक में क्या है कि अंग्रेजों ने ऐसी भू राजस्व नीति थी जिसके चलते वो टैक्स बहुत ज्यादा वसूलते थे, व्यापारिक फसलें ज्यादा बोआते थे। उसका क्या परिणाम हुआ? किसान ऋणग्रस्त हो गए, भूमिहीन हो गए, भूमि उनकी चली गई, बेच दी उन्होंने ना, और भूखमरी काल की स्थिति पैदा हो गई। वहां औद्योगिकरण हो चुका था, हमारे परंपरागत उद्योग नष्ट हो गए थे, तो फिर हम गरीब हो गए थे। फिर उसके बाद भारत का वो यूज कैसे करते थे? कच्चे माल के प्रदाय, कच्चा माल यहाँ से ले जाते थे इंग्लैंड में तैयार करके, माल तैयार, और प्रोडक्ट यहाँ लाके बेच देते थे। कच्चा माल तो यहाँ से ले जाते थे, तैयार माल वापस ला कर यहीं बेच देते थे। तो भारत का धन कहाँ चला गया? इंग्लैंड। दादा भाई नौरोजी ने कौन सा सिद्धांत दिया? धन निष्कासन का सिद्धांत। अब क्या पढ़ेंगे? राजनीतिक, विदेशी। अच्छा, राजनीतिक में वो राजा वाली बात ध्यान रखना है, राज्य कैसे खत्म हो गए। तो ये तो 1851 की क्रांति, एक इलिबेट बिल विवाद, वेलेजली की सहायक संधि, और डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत। उसके चलते उन्होंने अपने अपने कंपनी साम्राज्य में हमें मिला लिया था। नेक्स्ट हमें क्या देखना है? विदेशी प्रभाव। तो विदेशी प्रभाव देखने लागू, अमेरिका की क्रांति हो गई 1776, फ्रांस की क्रांति होगी 1789। फिर फ्रांस की क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, और तो आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल करिए। फिर जापान एक छोटा सा देश है जिन्होंने चाइना को हराया, रसिया को हराया। तो ये तमाम वजह रही है। फिर गुरु जी क्या ध्यान रखना है? फिर ध्यान रखना है अन्य कारण। अन्य कारण मतलब और क्या कारण उसके? तो और प्रेस, समाचार पत्रों का विकास, परिवहन और संचार, ईसाई मिशनरियों का प्रभाव, इसके अलावा गौरवशाली, गौरवशाली अतीत, गौरवशाली अतीत मतलब गौरवशाली આપણો इतिहास रेड़ो, इतिहास की अपन जानकारी मिली तो हम जागे। और आधुनिक शिक्षा, क्या परिणाम हुआ? हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, हम आज़ाद हो गए, ठीक है। तो ऐसे पढ़ो, ध्यान रखना, ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है सारी चीजें।
है लिखित हो गए हाँ, तो वो पढ़ याद रहे अपन और समझ के